नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार और मैं बिहार से हूँ। मेरा ये छोटा सा परिचय है। इसके अलावे अगर हम शिक्षा की बात करें तो मैंने पीएचडी की है। मेरा पीएचडी का टॉपिक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जब जेल से निकल करके आए, नया संविधान वहाँ पे बना और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, कितना हुआ, उसको जो है हमने अपनी पीएचडी थीसिस में लिखा है, उसको ऑब्जर्व किया है। उससे पहले मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई जो है वो सरकारी स्कूलों में हुआ, सरकारी कॉलेजों में हुआ और जेएनयू से मैंने एमफिल और पीएचडी की है। बाकी शिक्षा जो है मेरी बिहार से हुई है। मेरा मास्टर जो है वो सोशियोलॉजी में है और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में है। उससे पहले +2 जो है मैंने मैथ्स से किया है। तो ये जो है शिक्षा का एक उतार चढ़ाव है, जैसे जीवन का एक उतार चढ़ाव होता है। इसके साथ साथ मैं बेगूसराय के बिहार का रहने वाला हूँ। बेगूसराय मेरा ज़िला है, बिहार मेरा राज्य है और मेरी माताजी जो हैं वो आंगनवाड़ी सेविका हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और मेरे 2 भाई हैं। एक भाई जो है वो खेती करते हैं, उनके पास एक गाय है। छोटा भाई उसने एमकॉम किया है, कोई अस्थाई काम नहीं है, इधर उधर कुछ काम करके जो अपना गुजर बसर करता है। मेरी एक बहन है, उसने एएनएम की ट्रेनिंग की है, लेकिन उसके पास भी अभी कोई जॉब नहीं है, फ़िलहाल वो हाउसवाइफ है। और मेरे जीजा जी जो हैं वो खेती करते हैं, छोटी मोटी जो है उनके पास खेती है। तो ये मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और राजनीतिक जीवन का जहाँ तक सवाल है तो मैं 2002 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर बना था, +2 पास करने के बाद। बेसिकली मैं +2 में था और 2004 से लेकर के 7 तक जब मैं कॉलेज में था तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का यूनिट का प्रेसिडेंट था। फिर एक जो है लंबा सांगठनिक अनुभव रहा, लगभग जो है 20 साल तक जो है हम किसी न किसी तरह से सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे। सामाजिक तौर और सांस्कृतिक तौर पर सक्रियता का ये है कि मैं ऑल इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, उसका भी कुछ समय के लिए मेंबर रहा। यूनिवर्सिटी में जेएनयू में 2015 में चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट का और 15-16 के जो है टर्म के लिए मैं वहाँ का प्रेसिडेंट बना। उसी दौरान जो है सरकार की मेहरबानी से जेल गया और फिर मुख्य धारा की राजनीति में आने का मौका मिला। उससे पहले मैं मुख्य धारा की राजनीति से दूर था, चूँकि मैं इस ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे लेफ़्ट का अपना जो है एक बैकग्राउंड रहा है। तो मैंने उस तरह से फॉर्मली कभी सीपीआई ज्वाइन नहीं किया। आप ये समझ लीजिए कि पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, गांव का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे जो है लेफ़्ट का एक माहौल था, तो अपने आप जो है उसके साथ काम करने लगे। फिर 2019 में जो है सीपीआई के टिकट से ही चुनाव लड़ा और मेरे सामने बीजेपी के गिरिराज सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़े। वहाँ पे उस समय ये हुआ कि विपक्षी एकता बन नहीं पाई और जो है बीजेपी वहाँ चुनाव जीती। मैं दूसरे नंबर पे रहा, मुझे 2,70,000 वोट आए। और फिर जो है 2 साल कोरोना का दौर रहा और कोरोना में अलग अलग तरीके से हम लोग सक्रिय रहे, लोगों की मदद करते रहे। तो कई यात्राएं करने के बाद, जैसे इससे पहले भी जो है मैं एक यात्रा कर चुका हूँ बस से, उसका नाम था लॉन्ग मार्च, वो कन्याकुमारी से लेकर के हुसैनीवाला तक हुआ। फिर मैं जो है पूरी बिहार की भी एक यात्रा किया हूँ, ये कोविड के जस्ट बाद, उसका नाम था जनगण मन यात्रा। तो बिहार के रोज़गार के सवाल को लेकर के और ख़ास करके सीए एनआरसी को लेकर के यात्रा थी। तो कई तरह की जो है चुनाव लड़ने के अलावे कई तरह के सामाजिक राजनीतिक चीज़ों में सक्रिय रहा और इसी प्रक्रिया में जो है यह राजनीतिक समझदारी बनी कि अब मुख्य धारा की ही अगर राजनीति करनी है, क्योंकि उससे पहले हमारा ये कभी प्लान नहीं था। अमूमन एक सामान्य विद्यार्थी की जो इच्छा होती है कि पढ़ाई ख़त्म करें और नौकरी करें, तो देश की राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, सरकार की जो एट्रोसिटी है उसके चलते जब मुख्य धारा की राजनीति करनी पड़ी उसमें आए हैं, तो फिर ये निर्णय हुआ कि फिर मुख्य विपक्षी दल के साथ ही रह करके काम किया जाए, क्योंकि अपनी अपनी छोटी छोटी धाराओं को अलग बांट करके रखने का कोई मतलब नहीं है। सामने जब भ्रष्टाचार का, नफ़रत का, लूट का, बेईमानी का इतना बड़ा समंदर हो तो छोटी छोटी धाराओं में बट कर रहने का मतलब नहीं है।
सबको एकजुट होना चाहिए और एक जो है उस समंदर के सामने जो है विपक्ष का एक एकजुट चट्टान, एक पहाड़ खड़ा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए राहुल जी को लगातार हम लोग देख रहे थे, उनके काम को देख रहे थे, उनके अंदर जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो एक मुख्य कारण है कि जब मुख्यधारा की राजनीति में आ रहे हैं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उसके जो सबसे मुख्य चेहरा हैं वो इतने वैचारिक तरीके से और कमिटेड तरीके से जो है सवाल उठा रहे हैं लोगों के, तो उनको मजबूती देना चाहिए और अपनी लड़ाई जो है उनके नेतृत्व में मिला करके लड़नी चाहिए। इस सिलसिले में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बना और उदयपुर चिंतन शिविर में जो है मैं डेलीगेट था और वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हुआ कि क्या करना चाहिए और अंततः उसमें निर्णय हुआ कि एक भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए और ये उदयपुर डिक्लेरेशन का ही डिसीजन है। उस डिस्कशन का हम लोग भी पार्ट थे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ उस डिस्कशन का पार्ट रहा और मेरा अपना खुद का जो है यात्राओं का एक अनुभव रहा है, तो मैंने तय किया कि मैं इस यात्रा में जो है शामिल होऊंगा। जो है अपनी इच्छा ये जाहिर करने के बाद संगठन ने जो है इसको स्वीकार किया और जो है मुझे भारत यात्री बनाया है। मैं लगातार चल रहा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूँगा। कई सारे जो है खट्टे मीठे यात्रा के अनुभव हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यात्रा किसी भी इंसान को उसके देखने के नज़रिए को बदलता है और ये वंस अपॉन अ लाइफ टाइम जैसा एक्सपीरियंस होता है। बहुत कुछ सीखने को और समझने का मौका मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विविधता में एकता जो किताबों में पढ़ते थे वो अब हम जी रहे हैं, उसको देख रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको कहा कि यात्राओं का मेरा अपना एक अनुभव रहा है, क्योंकि यात्रा को लेकर के मेरी एक समझदारी पहले से थी कि यात्रा इंसान को बदलता है। राजनीति में भी ना एक परफॉर्मेंस होता है, आप जैसे कपड़ा पहनने का, चलने का, बैठने का, लोगों से बात करने का, यात्रा में वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वो सारे आग्रह जो है ना, आप ये कह लीजिए कि अगर कोई नाटक कर रहा हो ना तो नाटक का पटाक्षेप हो जाएगा। अगर कोई विनम्र है तो विनम्र है, अगर कोई उदंड है तो उदंड है। उदंड व्यक्ति जो है विनम्र होने का नाटक नहीं कर सकता है और विनम्र व्यक्ति उदंड होने का नाटक नहीं कर सकता है। मैं ये साधारण, कोई अगर शांत स्वभाव का है तो शांत स्वभाव का है, कोई अगर उग्र है तो उग्र है। उग्र जो है वो शांत होने का नाटक नहीं करेगा और शांत व्यक्ति जो है वो बहुत देर तक उग्र नहीं रह पाए। तो जो व्यक्ति का जो असली चरित्र होता है ना, वो लोगों के सामने आ जाता है निकल करके। दूसरा, हमने कहा कि इस यात्रा के 3 बिंदु हैं, सेल्फ, सोसाइटी, पार्टी। सेल्फ, आप खुद को देखते हैं अंदर और आपका खुद देखता है बाहर, रिफ्लेक्शन। बाहर देखता है आपको, आप देखते हैं बाहर को समाज के तौर पे। और पार्टी को आप स्वीकार करते हैं और पार्टी आपको स्वीकार करती है। इसके 3 बिंदु होते हैं। तो यात्रा जो है वो जानने का, समझने का, सीखने का, साथ ही साथ आपके भीतर जो है ना एक संकल्प पैदा करता है। जैसे मान लीजिए कि यात्रा में अगर कोई बेईमानी करे तो कोई देख तो नहीं रहा है, ये यात्रा करने का निर्णय आपका व्यक्तिगत है, ये तपस्या करने का निर्णय आपका व्यक्तिगत है, लेकिन एक मन्नत का भाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि आपको खुद ही लगेगा कि नहीं नहीं मैं तो देख रहा हूँ। तो जो है आप ना एक जो है उस भाव में चले जाते हैं जो आपको सत्य के करीब ले जाता है। और सत्य के करीब अगर कोई व्यक्ति जाए तो उसके जीवन की एक सबसे बड़ी डिस्कवरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि यात्रा में मेरा जो कारण है जो जुड़ने का, वो व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। और इस यात्रा में जो मैं अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ उससे हो सकता है मैं अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को कुछ सिखा भी रहा होऊंगा, लेकिन मूलतः बुनियादी तौर पे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। देखिए, किस्सों कहानियों का ना एक समुच्चय बन जाता है यात्रा। कई बार तो जो है इतने कहानी और किस्से हो जाते हैं कि आप जो है उसको याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कभी नहीं भूलते हैं। जैसे मेरे लिए जो है कुछ चीज़ें जो बहुत इमोशनल है, जो जब मैं किसी बहुत वृद्ध व्यक्ति को पूरी प्रतिबद्धता से झंडा लेकर के चलते हुए देखता हूँ, उसका इमेज जो है ना मुझे याद रहता है। दूसरा, किसी बच्चे की मासूमियत, वो जो यात्रा में आते हैं और उनके चेहरे पे जो एक क्यूरियोसिटी होती है और एक जो जॉय होता है यात्रा से जुड़ने के बाद, वो मेमोरीज आप नहीं भूल पाते। तीसरा, प्राकृतिक तौर पे यह देश बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब वाटरफॉल, बीचेस, पहाड़, पहाड़ियाँ, जंगल, गांव। और आपको जो सबसे बेहतरीन अनुभव होता है कि आप पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं।
ठीक है, आप फिजिकल मैप भी देख सकते हैं, लेकिन यात्रा जब आप करते हैं ना, तब आप इस देश के कल्चरल मैप को देख पाते हैं। कि जैसे आप मान लीजिए मैं मलयालम की बात करूं, तो मलयालम पूरे केरल में एक जैसी नहीं बोली जाती है। तमिलनाडु के साथ जो केरला है वहाँ अलग मलयालम है, और आपको जो है दूसरे राज्य के साथ जो मलयालम है वहाँ अलग मलयालम है। हर जगह जो है एक जैसा कन्नड़ा नहीं बोला जाता है, हर जगह एक जैसा जो है तमिल नहीं बोला जाता है, हर जगह तेलुगु एक जैसी नहीं है। हिंदी का टोन अलग है, खान पान का तरीका, मकान बनाने के तौर तरीके, पहनावा, ठीक है, लोगों का आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी, तो उससे ना आपको एक कल्चरल मैप पता चलता है। जैसे पॉलिटिकल मैप ढूंढना बहुत आसान है, अरे अब राजस्थान के बॉर्डर में आ गए, अरे अब, लेकिन आप राजस्थान के बॉर्डर में आ गए हैं, कल्चरली जो है ना, हो सकता है कि वो राजस्थान का एक अलग इलाका हो। जैसे आप जहाँ भी बैठे हुए इसको हरौती बोलते हैं, अब ये नाम आपने नहीं सुना होगा। जैसे आप वहाँ घूमेंगे मध्य प्रदेश, तो मालवा आपको आएगा, ठीक है, तो अलग आपको अलग नाम पता चलता है। तो मालवा के रीजन में खान पान अलग है, बोलने का तरीका अलग है, अलग तरह की हिंदी है, अलग तरह की जो है राजस्थानी है, अलग तरह का। वैसे ही केरल में जब आप घूम रहे हैं तो कोस्टल केरला है, ठीक है ना, हिली के केरला है, तो वहाँ दोनों के जो है कल्चर डिफरेंस हैं, खाने के तरीके अलग हैं। तो जो मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा कि आपके अंदर जितने भी तरह के आग्रह हो ना, पूर्वाग्रह, वो सब टूट जाते हैं, और आप जो है सत्य के करीब जाते हैं। और आप मतलब देश का कल्चरल मैप देखना वो इंटरेस्टिंग है। किसी वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि अब उनको पता है कि वो अब मरने वाले हैं, फिर भी वो प्रतिबद्धता विचार के प्रति, पार्टी के प्रति, और किसी बच्चे की मासूमियत, उसके चेहरे पे दिखने वाला भाव, और उसमें नज़र आने वाला फ्यूचर, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहानियाँ बहुत सारी रही, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा अलग अलग तरह का राजनीतिक व्यक्तियों और समूहों से संबंध रहा है। तो एक ही जगह पे जो है दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है विचार के लोग साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो कई सारे जो है इंटरेस्टिंग अनुभव हैं। थोड़े से जो है साक्षात्कार में सबको समेटना मुश्किल है, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि व्यक्ति को जब भी जीवन में मौका मिले यात्रा जरूर करनी चाहिए। एक यात्री होना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती है। और भारतीयता जब मैं कहता हूँ तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी तरह के भाव जो हैं वो संलिप्त हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बात समझना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितना मजबूत होगी इस देश में, उतना मजबूत होगा लोकतंत्र, उतना मजबूत होगा विविधता में एकता का भाव, उतना मजबूत होगा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, उतना मजबूत होगा इस देश में स्वतंत्रता का एहसास, उतना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा जो है लोग सम्मान देंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को। इसीलिए उनके ऊपर एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। उनको किसी भी तरह की छोटी मोटी हार जीत से जो है घबराना नहीं है। वो सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाली एक विचारधारा के जो है अंग हैं, समूह हैं। तो उनको जो है छोटी मोटी जो है ना चुनावी हार जीत से जो घबराना नहीं चाहिए, और एक डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी से निरंतर सतत जो है कांग्रेस के विचारों को लेकर के, कांग्रेस के संदेश को लेकर के लोगों तक अनवरत काम करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोगों की पार्टी है, और इसको फिर से जो है लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत भ्रम पैदा हुआ है या अविश्वास पैदा हुआ है, उसको दूर करके कांग्रेस पार्टी को लोगों की पार्टी के रूप में पुनर्स्थापित करना। शिक्षा को लेकर के एक जो मूल बात है ना, जिसको कांग्रेस पार्टी समझी और उसको लागू करने का प्रयास किया, कि शिक्षा जो है ना वो अधिकार है, शिक्षा भीख नहीं है, शिक्षा अधिकार है, और ये राइट टू लाइफ का हिस्सा है। तो शिक्षा को प्रॉफिटेबल गुड्स नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा सबको मिलना चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ये कहीं ना कहीं जो है बाजारवाद के चलते शिक्षा के अधिकार लोगों के छीने जा रहे हैं। तो कांग्रेस को इसको
अपने राज्यों में जहाँ सरकार है वहाँ तो स्थापित करना ही है। आगे भी जो है शिक्षा की राजनीति क्या होती है, लोग अगर पढ़ने नहीं देंगे, जैसे जो है एकलव्य को नहीं पढ़ने के लिए दिया गया, नहीं सीखने के लिए दिया गया धनुर्विद्या, तो उसको समझते हुए कि राजनीति की भी अपनी एक शिक्षा होती है और शिक्षा अगर मिलेगा लोगों को तभी जो है सही राजनीतिक विचार भी जो है समाज में फैल पाएंगे। तो शिक्षा एक गंभीर विषय है, इसको जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करना, सरकार जब आए तो इसको लागू कराना और लोगों के बीच में जो है शिक्षा को लेकर के जन जागृति का अभियान चलाना कि ये आपका बुनियादी अधिकार है, ये कुछ ज़रूरी मसले हैं जो होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये यात्रा एक तो संदेश ले रही है, संदेश दे नहीं। तो आपके मन में कोई भी ऐसा भाव है जो आप कहना चाहते हैं इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को, कोई समस्या जिससे आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो उस समस्या को लेकर के आप इसमें शामिल होइए। ये यात्रा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर जरूर रही है, लेकिन ये दल की नहीं देश की यात्रा है और हर देशवासी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। अगर कोई महंगाई से परेशान है तो उसके महंगाई के खिलाफ शामिल हो, अगर कोई भिखारी से परेशान है तो उसके खिलाफ शामिल हो, अगर किसी को लगता है कि समाज में जो नफ़रत है, विद्वेष है वो कम होना चाहिए तो उसको लेकर के शामिल हो, कोई अगर जो है धार्मिक उन्माद सांप्रदायिकता से परेशान है तो उसके लिए शामिल हो, कोई छोटा व्यापारी अगर जीएसटी नोटबंदी से परेशान है तो उसके लिए शामिल हो। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर व्यक्ति को जो है अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी भावनाओं को लेकर के इसमें शामिल होना चाहिए। और ये यात्रा संदेश दे नहीं रही है, संदेश ले रही है और हम संदेश यही ले रहे हैं देश से कि अगर हम एकजुट रहेंगे तभी प्रगति करेंगे। पढ़ना लिखना ज़रूरी है और जो है एक सजग नागरिक है जो एक सजग देश का निर्माण करता है और एक जो है सजग कार्यकर्ता एक सजग पार्टी बनाता है। तो मैं देश के लोगों को और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहूँगा कि वो कांग्रेस संदेश को पढ़ें, इससे जुड़ें, अपने विचार व्यक्त करें और अपने विचारों को ग्रहण करें।